नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। जनहित पर वापस लौटेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, श्यामगंज बाजार में हुई पत्थरबाजी। पुल के नीचे दुकान पर यह पत्थरबाजी हुई है। माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ है। दुकानों पर उपद्रवियों ने पथराव किया, नारेबाजी कर विरोध किया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। बारादरी थाना क्षेत्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। हालांकि ये उत्तराखंड से सटा हुआ इलाका कहा जाता है और पहले से ये अंदेशा जताया जा रहा था कि यहाँ पर हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। इसको लेकर पहले ही ये सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे प्रशासनिक स्तर पर कि सतर्कता बरती जाए। और एक बार ये बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश अराजक तत्वों द्वारा नजर आ रही है। श्यामगंज बाजार की यह घटना, पुल के नीचे दुकान पर यह पत्थरबाजी की गई। तो ये पत्थरबाजी माहौल खराब करने की कोशिश होती हुई नजर आ रही है और इस बीच नारेबाजी की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इस पूरे हंगामे को देखते हुए बरेली एसएसपी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। ये सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक तत्वों के बीच और जो लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के मारपीट हुई थी। उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। तैनात कर दिया गया है। जो लोगों ने भी ये किए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिखकर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है। मौके पे फोर्स मौजूद है और सभी जगह पे। सर, कुछ लोगों की चोटें भी आई हैं क्या? की अपील करेंगे सर? सभी लोगों से हम यही अपील करेंगे कि किसी तरीके की अफवाह पे विश्वास मत करिए और अगर जिसने भी खुरापात की है, जो अराजक तत्व है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ लोगों की चोटें भी आई हैं क्या, घायल? 3 लड़कों के बीच में झगड़ा बताया जा रहा है और उसमें उनको मामूली चोटें आई है। उनका मेडिकल कराया जा रहा है। मुकदमा लिख के सख्ती से कार्रवाई कराई। ठीक, थैंक यू। बरेली से ये तस्वीर हंगामे के सामने आ रही है, नारेबाजी की ये तस्वीरें। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शानू कुमार जुड़ चुके हैं बरेली से। शानू, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि हंगामा बढ़ सकता है। नारेबाजी करने वाले ये कौन शख्स थे जो माहौल खराब करने की कोशिश की गई इनके द्वारा, क्या जानकारी? और देखिए सोनी, निश्चित तौर पे आज मौलाना तौकीर रजा की तरफ से गिरफ्तारी का ऐलान था। उसके बाद जो है लगातार नारेबाजी हुई। उनके समर्थक, सैकड़ों हजारियों समर्थक जो है रोड पर आ गए, लेकिन मौलाना को समझा करके करीब 1 घंटे का अंतराल के बाद उनको वापस भेज दिया गया। लेकिन तत्काल ही एक खबर आती है कि बारादरी थाना क्षेत्र के सामतगंज पुल इलाके में के पास जो है कई दुकानों पर, कई व्यापारियों पर पत्थरबाजी की गई। आखिर ये पत्थरबाजी किसने की, ये उपद्रवी कौन थे, ये बड़ा सवाल था। फिलहाल जैसे ही मौके पर हम लोग पहुंचे और यहाँ पर स्क्रीन तस्वीरें देखी गई कि कई जगह पत्थर पड़े हुए थे और कई तस्वीरें ऐसी सामने आई, के न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसमें खून के निशान थे। जगह जगह लोग फूटे हुए थे। करीब 3 से 4 लोग उसमें गंभीर घायल भी बताए गए थे। और उसके बाद जो है मौके पर एसएसपी, डीएम और एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और पैदल गश्त की करीब 2 किलोमीटर की रेंज में भी देखा गया कि कोई नहीं पाया गया, लेकिन जगह जगह लोग खड़े हुए थे। जगह जगह छतों पर भारी भीड़ थी और पूरा जो इलाका था छावनी में तब्दील हो रखा था। दुकानों पे शटर गिर चुके थे। मौके की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा सोनी। ये देखिए, ये है बारादरी थाना क्षेत्र का शामतगंज चौराहा, मेन चौराहा। यहीं से ही उपद्रव शुरू हुआ था और देखिए मौके पर एसपी, एडीएमई, तमाम पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियां खड़ी हुई हैं। आप चारों तरफ अगर कैमरा घूमेगा तो चारों तरफ आप स्क्रीन पर देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। किसी प्रकार की लापरवाही, एसएसपी ने साफ सचेत कर दिया है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी। मैं तस्वीरें दूसरी तरफ से अगर दिखाऊं तो ये वही इलाका है जहां पर पत्थरबाजी हुई। कई लोगों को जिस तरीके से सूचना मिली कि उन पर पत्थर मारे गए और कई यहीं से ये जो चौराहा आप साफ तौर पर से दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल शानू, तस्वीरें जो बता रही हैं, फिलहाल अभी ये पूरा जो इलाका है छावनी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से प्रशासनिक अमला यहाँ पर मुस्तैद है शानू, और साथ ही यहाँ पर पत्थरबाजी
दुकान के पास जिस तरीके से की गई, तो ये पत्थरबाजी करने वाले कौन शख्स थे? इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश क्यों की? क्योंकि तौकीर रजा की तरफ से जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की गई, हालांकि समझा बुझा दिया गया, इसके बावजूद ये माहौल क्यों खराब करने की कोशिश की गई? क्या कोई सुराग? कौन शख्स थे ये? और देखिए सोनी, निश्चित तौर पे मौलाना तौकीर रजा तक की तरफ लगातार आखिरी मौके तक दावा करते रह गए शांतिपूर्वक तरीके से जो है गिरफ्तारी देंगे, लेकिन जब दूसरी तरफ हुड़दंगियों की शिकायत आती है तो कहीं ना कहीं मौलाना की जो पार्टी है आईएमसी, उसके कई कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष मौके पर पहुंचते हैं और वो खुद पुलिस प्रशासन को समझाते हैं कि हम जल्द से जल्द देखते हैं कि आखिर कौन है, किसने ऐसा माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तस्वीरों में खुद एसएसपी इसी चौराहे पर पहुंचे थे और एसएसपी ने खुद यहाँ का जायजा लिया था और एसएसपी ने, जो कि गुले सुशील चंद्रमहान है, उन्होंने इसी चौराहे पर बाइट देते हुए कहा था कि 3 लोगों में आपसी विवाद बताया जा रहा है, उसके बाद ही इस हिंसा को अंजाम दिया गया है। और क्या किसी के जख्मी होने की खबर, शानू? जी सोनी, क्या किसी के जख्मी होने की खबर है इस पत्थरबाजी में? निश्चित तौर पे ये सोनी, करीब जो पुलिस प्रशासन के मुताबिक 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको प्रारंभिक उपचार के लिए भेज दिया गया है, लेकिन जैसे मौजूदा लोग बता रहे हैं तो कई लोगों के चोटिल होने की सूचना मिल रही है, उनका इलाज कराया जा रहा है। यहीं पर ही एक व्यापारी थे, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि यहाँ पर कई लोगों की चोटें आई थी। एक बार सोनी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, कई आईपीएस और खुद सीओज, कई भारी पुलिस फोर्स आप खुद मौके पर देख सकते हैं। इसी चौराहे पर जो हिंसा थी वो यहीं पर ही लोगों जो पत्थरबाजी की गई थी और यहीं पर ही एक व्यापारी ने जो है अपना आप बीती सुनाई थी, किस तरीके से पत्थरबाजी की गई थी, किस तरीके से कहा गया था। यहाँ पर खुद एसपी सिटी राहुल भाटी मोर्चा संभाले हुए हैं और यहाँ से जो भीड़ थी वो इसी रोड से जो है भागती हुई नजर आई थी और हमने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कितने लोग शामिल थे इस भीड़ का हिस्सा? फिलहाल अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रशासनिक अमला ही यहाँ पर नजर आ रहा है और जो राहगीर हैं वो गुजरते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो फिलहाल क्या जो पत्थरबाजी की गई उस वक्त तक किसी ने आंखों देखा हाल प्रशासनिक स्तर पर बयां किया? उसको किस तरीके से जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये अराजक तत्व कौन थे और किस मंशा के साथ ये कदम उठाया? बिल्कुल सोनी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से व्यापारी ने अपना बयान दिया है, उसने कहा है कि कुछ लोग आते हैं, पहले नारेबाजी करते हैं और बीच चौराहे पर बैठ करके नारेबाजी की गई, दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया और उसके बाद जब उन नारेबाजी का विरोध किया गया तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू की। यही बयान जो है एसएसपी और डीएम रविंद्र कुमार को दिया गया है। उसी के आधार पर एसएसपी ने दावा किया है कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा आखिर ये कौन उपद्रवी थे और कौन इस तरीके का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल खुफिया एजेंसियों को एक्टिव कर दिया गया है कि किस तरीके से जो ये काम किया गया है, ये वाकई चिंताजनक है। माहौल खराब करने का पूरा बरेली में प्रयास किया गया। फिलहाल इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस फोर्स को बिल्कुल पुलिस फोर्स घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद है, छावनी में तब्दील कर दिया गया है ये पूरा इलाका। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल हिंसा भड़काने की कोशिश यहां पर जरूर होती हुई नजर आ रही है। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से आपको बता दें, अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। दर्दनाक सड़क हादसे की तस्वीर, 3 लोगों की जान गई है इस हादसे में। बाजार से घर जाते समय यह भीषण हादसा हुआ। सड़क हादसे में पति पत्नी और मां की दर्दनाक मौत। बाइक सवार पति पत्नी और बेटे को ट्रक ने टक्कर मारी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। हादसे में तीनों लोगों की मौत हो गई। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, पति पत्नी और मां की मौत। अमेठी से यह तस्वीर सामने आ रही है। अमेठी की घटना, गौरेगंज कोतवाली क्षेत्र के भागमनी चौराहे का ये मामला बताया जा रहा है। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई भीषण सड़क हादसे में ये जान। तो हादसे में पति पत्नी और मां की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बाइक सवार पति पत्नी और बेटे को ट्रक ने टक्कर मारी। संवाददाता रणविजय इस खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणविजय, क्या वजह रही इस हादसे की, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तेज गति वाहनों को चलाने के लिए रोकने का प्रयास लगातार जारी रखती है कि
कहीं न कहीं जो दुर्घटनाओं में कमी देखी जाए, लेकिन बावजूद उसके भी जो है तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों को देखने में कम नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर ये आज भीषण हादसा हुआ है। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक परिवार के ही लोग थे जो कि अपने घर से जो है बाजार निकले थे मोटरसाइकिल से, वहीं सामने से आ रही ट्रक से टक्कर लगी। घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई। जी क्या ड्राइवर का कोई सुराग लग पाया? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार की घटना पे आसपास के लोगों की भीड़ को देखते हुए वाहन चालक जो है अपने वाहन लेकर काफी तेजी से निकला, जो कि आगे जाकर मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र पे कोतवाली थाने के बगल में ही जाके वही गाड़ी खड़ी करके अपने आप को प्रकरण कर दिया। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। दर्दनाक सड़क हादसे की ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की इस हादसे में मौत हो गई है। जनहित में वापस लौटते हैं और बात करते हैं शहर में जिस तरीके से बिना मानकों के ये सड़कों पर स्कूली वैन फर्राटा भरती हुई नजर आती हैं और हादसे को दावत देती हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे क्योंकि शहर में बिना मानकों को पूरा किए ही सड़कों पर स्कूली वैन दौड़ रही है और नौनिहालों की जान खतरे में डाली जा रही है। और इन वाहनों की भीड़ में अधिकतर ऐसी वैन हैं जो पंजीकृत तो हैं, प्राइवेट वाहन में हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल व्यावसायिक हो रहा है। बड़ी बात यह है कि इन वाहनों को लेकर संभागीय परिवहन विभाग के पास कोई आंकड़ा भी नहीं है। हादसा होने पर विभागीय अफसरों की नींद टूटती है तो आउटर क्षेत्र में कार्रवाई करके खानापूर्ति कर दी जाती है, जिसकी कीमत मासूमों को जान देकर चुकानी पड़ती है। सवाल है कि आखिर नौनिहालों की मौत का जिम्मेदार कौन है? कानपुर में जीटी रोड पर अरौल में जो वैन ट्रक और लोडर के बीच फंसकर हादसे का शिकार हुई थी, वह मौत की सवारी बनकर सड़कों पर दौड़ रही थी, क्योंकि जिस वैन में चालक और बच्चे थे उसका ना तो इंश्योरेंस था और ना ही कॉमर्शियल श्रेणी में दर्ज थी। इसके साथ ही 8 सीटर क्षमता वाली गाड़ी में चालक ने अवैध रूप से 11 बच्चे भी बैठा रखे थे। खास बात यह है, स्कूल से संबद्ध जिस वैन से रोजाना बच्चे आते जाते थे, गुरुवार को जब उस वैन की जगह दूसरी वैन बच्चों को लेने पहुंची, तो स्कूल प्रबंधन ने भी वैन चालक या सीटिंग क्षमता संबंधी दस्तावेज चेक करना जरूरी नहीं समझा। साथ ही यह भी देखना मुनासिब नहीं समझा कि जिस वैन में बच्चे ले जाए जा रहे हैं वह टैक्सी परमिट की है और चालक के पास व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। अवैध ढंग से क्षमता से ज्यादा बच्चे लेकर शहर भर में स्कूली वैन सड़कों पर खुलेआम दौड़ रही है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में इन्हें देखा जा सकता है, लेकिन संभागीय परिवहन कार्यालय और आरटीओ के अधिकारियों को वह नहीं दिखती। 1 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के स्कूली बच्चों को ढो रही 276 मारुति वैन के चालन व इनमें 65 को सीज करने की कार्रवाई का दावा किया गया। आकिन गांव में ट्रक से टकराने के बाद वैन के परकच्चे उड़ गए। खून से लथपथ बच्चे भी सड़क पर तितर बितर होकर जीटी रोड पर गिरने लगे। बच्चों के सिर, हाथ, छाती, पैर में गंभीर चोटें। दुखद घटना हमारे बिल्लौर में घटित हुई है, जिसमें एक स्कूल वैन थी और वो एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई और जिसमें हमारे जो है वो 8 बच्चे घायल हैं और एक की डेथ हो गई है। तो निश्चित रूप से ये दुखद घटना है और इसमें घायलों को हमारा यहाँ हैलट हॉस्पिटल वहाँ से रेफर किया गया है। अभी एक बच्चा यहाँ पे आया है और वो वैसे प्राइमा फेसी थोड़ा चोट है उसको सर में, बट डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अभी जो प्राइमा फेसी हमने एक जांच समिति भी बना दी है एडीएम सिटी की अध्यक्षता में, उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे और हमारी वहाँ की एसडीएम होंगी, साथ ही आरटीओ भी होंगे। अरौल में हुए हादसे के बाद जीपीआरडी एजुकेशन सेंटर के बच्चों की मौत और 10 बच्चों के घायल होने की सूचना पर स्कूल संचालन करने वाले अमन पटेल सीएचसी बिल्हौर पहुंचे। खून से लथपथ बच्चों को देख वे जमीन पर गिर गए। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा था।
ऑक्सीजन लगाकर उन्हें हेलेट भेजा गया। हादसे का दोषी कोई एक नहीं, शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग की बड़ी लापरवाही भी कम नहीं मानी जा सकती। शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते न जाने कितने वाहन मौत बनकर स्कूली बच्चों को ढो रहे हैं। आरटीओ प्रशासन के अधिकारी सब कुछ सड़कों पर देखते हैं। रोज स्कूली बच्चे गाड़ियों से उनकी आंखों के सामने आते जाते दिखते हैं, पर चेकिंग अभियान सिर्फ हादसे होने के बाद ही दिखते हैं। कहने को हर चौराहे पर वर्दी वाले रहते हैं, हाथों में मोबाइल लेकर धड़ाधड़ बाइकों के चालान करते हैं, पर मानक विहीन स्कूली वैन, ई रिक्शा, ऑटो उन्हें दिखाई नहीं पड़ती। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो नौनिहालों की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाए, जनहित में आज इस बात को लेकर चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से ये हादसे बढ़ते जा रहे हैं, स्कूली वैन हादसे का शिकार, जो ये घटना सामने आ रही है और इसमें नौनिहालों की जान चली जाती है। जो हादसों का रिकॉर्ड है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार किसे माना जाए, शिक्षा विभाग को, आरटीओ विभाग को या फिर प्रशासनिक विभाग को, किसको जिम्मेदार माना जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमित शर्मा, संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं, साथ ही शिक्षक नेता भी जुड़ चुके हैं। हेमराज जी, स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपडेट साझा कर लेते हैं इस घटना को लेकर। अमित शर्मा का रुख कर लेते हैं। अमित, क्या जो मानक पूरे होने चाहिए वो मानक पूरे थे हादसे की वजह, क्या कुछ अपडेट? देखिए, हादसे की वजह जो है वो ओवर स्पीड मानी जा रही है, क्योंकि जिस वैन से बच्चे जा रहे थे वह वैन स्कूली बच्चों के लिए नहीं थी, वह निजी वैन थी। एक वैन में लगभग 15 बच्चे भर के ले जाए जा रहे थे और सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई, क्योंकि जो वैन की स्पीड थी वो बहुत तेज थी। ओवरटेक करने के कारण ही ये वैन टकराई और इस पे काफी बच्चे घायल हो गए। इसलिए मानक के तो नियम नहीं माने जा सकते हैं जी। काफी सारे बच्चे घायल हुए, लगभग कितने बच्चे घायल हुए, इस हादसे का शिकार हुए? इस वैन में 15 बच्चे थे, जिसमें से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए और एक बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसे में जो 10 बच्चे और थे वो मामूली रूप से घायल हुए थे, लेकिन उन बच्चों को मामूली पट्टी करके घर भेज दिया गया था। लेकिन कानपुर के हैलट अस्पताल में अभी क्या भी एक बच्चा उनके आईसीयू में भर्ती है और 3 परिजनों बच्चों को ने शिक्षा वार्ड में रखा गया है जी। प्रबंधन से, जो शिक्षा विभाग है, क्या कोई सवाल नहीं पूछा इस घटनाक्रम को लेकर? और शिक्षा विभाग की क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जो स्कूल प्रबंधन है उसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई इस घटनाक्रम को लेकर? से बात करने की प्रयास किया गया, लेकिन स्कूल प्रबंधन बात करने को तैयार नहीं था, क्योंकि एक देश में एक बड़ी पार्टी है अपना दल, उसके नेता बताए जा रहे हैं कृष्णा पटेल, जिनका ये स्कूल था, वो किसी से बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये जो वैन थी वो उनके स्कूल की निजी वैन नहीं थी, वो बाहरी वैन थी और जो बच्चों के परिजन थे उन्होंने ही वैन लगवा रखी थी, स्कूल से उसका कोई लेना देना नहीं था जी। ठीक है, तो ऐसे में सवाल भी नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जिम्मेदारी तो बनती है और जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी ही होगी कि आखिर ये जो हादसे बढ़ते जा रहे हैं इसका जिम्मेदार किसे माना जाए। अमित, यहाँ पर अपना दल का बताया आपने, अपना दल पार्टी के जो स्कूल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई। प्रशासनिक स्तर पर क्या कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? देखिए, जिला अधिकारी ने एक टीम बना दी जी, जिसमें बिल्लौर के जो एसडीएम है उन्हें इस टीम का नेतृत्व करना है। उनके साथ 4 लोगों की टीम है जो मामले को जांच कर रही है और आगे कार्रवाई करेगी। अभी हालांकि कल ही ये टीम बनाई गई है, आज अपने काम पर लगी हुई है, तो हालांकि टीम से अभी तक कोई तुरंत का नहीं मिल पाया है। उनका ये कहना है कि 1-2 दिन इस पर काम करेंगे, तब आगे जाके अपडेट देंगे जी। सॉरी, ठीक है। हमारे साथ हेमराज जी भी जुड़े हुए हैं, शिक्षक नेता हैं, साथ ही आलोक जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया, किसको जिम्मेदार मानते हैं? हालांकि ये परिजनों द्वारा लगाई गई वैन थी जिसमें 4 करीब जो नौनिहाल हैं वो जख्मी हुए और एक की इस हादसे में मौत हो गई है। स्कूल प्रबंधन भी जो है वो इसके लिए पूरा जिम्मेदार, लेकिन जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को लेनी ही पड़ेगी क्योंकि हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं?
आलोक जी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। हेमराज जी का रुख कर लेते हैं। हेमराज जी, आपकी प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम को लेकर। हेमराज जी अनम्यूट करिए। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, ये जो हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नौनिहालों की जान पर बनाती है, जैसा कि ये कानपुर का हादसा सामने आ रहा है जहां पर एक बच्चे की जान चली गई और चार बच्चे करीब जख्मी बताए जा रहे हैं, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? स्कूली वैन भी दो तरह की होते हैं। एक तो स्कूल के द्वारा वैन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, दूसरा ये गार्जियन या पेरेंट्स कह लीजिए खुद अपने से स्कूल भेजने के लिए वैन की व्यवस्था करते हैं। तो ये अगर जो स्कूल की वैन थी तो ये स्कूल की जिम्मेदारी थी कि वैन का जो चालक है और वो किस टाइप का है, इन बच्चों को चूंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको किस तरह निकालना है। साथ ही परिवहन विभाग जो आरटीओ विभाग होता है उसकी भी जिम्मेदारी है कि जो गाड़ियां इस तरह की होती हैं उनकी फिटनेस से लेकर के उनके जो चलाने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर देखिए स्कूल के जितने भी वाहन होते हैं चाहे वैन हो चाहे बस हो सभी पे लिखा रहता है पीछे बड़े बड़े अक्षरों में कि जे अगर वाहन चालक गाड़ी तेज चलाता है तो कृपया इस नंबर पर सूचना दे। तो इस तरह से लोग जागरूकता फैलाते हैं, लेकिन ये वाहन चालक की लापरवाही थी कि इस तरह की घटना उसने अंजाम दी। क्योंकि होता क्या है कि नए नए लड़के आजकल गाड़ियां चला रहे हैं और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, अक्सर ये देखने को मिलता है। और उसी का परिणाम रहा कि आज ये जो घटना हुई उसमें एक बच्चे की मौत हो गई। कई परिजनों ने ये वाहन जो है वैन लागू की थी और हादसा हो जाता है। अब इस तरीके से ये हादसा हुआ तो इस हादसे का जिम्मेदार, क्योंकि तेज रफ्तार हाई स्पीड बताई जा रही है वजह इस हादसे की। जी जी बिल्कुल, देखिए स्पीड तेज थी, यही कारण रहा कि इतनी बड़ी घटना हुई। तो इस तरह की जब स्कूल का समय होता है सुबह का और छुट्टी का समय, तो सब जो परिवहन या ऑटो है इन लोगों को, गाड़ी का ड्राइवर नशे में तो नहीं है या वो बच्चों को ज्यादा लिमिट से ज्यादा बच्चे तो नहीं भर के रखे। इस तरह की जांच समय समय पे करते रहना चाहिए, जिससे उनके अंदर भी एक भय रहता है कि कहीं जांच ना हो जाए और मेरी गाड़ी पकड़ ना जाए, मेरी गाड़ी सीज ना हो जाए, मेरा लाइसेंस निरस्त ना हो जाए। तो इस तरह का अभियान अगर चलता रहेगा तो लोगों में भय रहेगा और इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे मानक और सुरक्षा की दृष्टि से जो है बहुत सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। एक बार संवाददाता का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जो गार्जियन अगर वैन कर रहे हैं, स्कूल वैन लगा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पूरा ब्यौरा ले कि क्या उसके पास लाइसेंस है, पंजीकृत है, रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर हाई स्पीड में चलाया जा रहा है वाहन कि नहीं, इस तरीके का पूरा जो है हालचाल ब्यौरा लेना चाहिए। इसमें क्या परिजनों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? अमित, अनम्यूट करिएगा। जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? सुन पा रहे हैं अमित, कंटिन्यू। जी देखिए, परिजनों से जब बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया जो वैन चालक था वो पास के गांव का ही था, इस वजह से उसे उन लोगों का उस पर भरोसा था कि ये बच्चों को सही से लाएगा और सही से छोड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये परिजनों की भी लापरवाही है कि अगर ये स्कूल वैन नहीं है फिर भी उन बच्चों को उस वैन से भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं परिजनों की लापरवाही भी है। जी बिल्कुल, परिजनों की एक बड़ी लापरवाही, आरटीओ विभाग की भी लापरवाही। अमित, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिम्मेदारी अगर परिजन वाहन वैन लगाते हैं स्कूल के लिए अपने बच्चों से, तो उन्हें पूरा ब्यौरा लेना चाहिए और बच्चे से भी बातचीत करनी चाहिए। और साथ ही स्कूल प्रबंधन की तरफ से अगर वैन लगाई जाती है, स्कूल की वैन होती है, तो स्कूल प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि
परिजनों की पूरी जिम्मेदारी होती है ताकि इन हादसों पर ब्रेक लग सके। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।